नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए में आपका स्वागत है और हमारा आज का मुद्दा है भ्रष्टाचार की हद। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द। हर बार एक नई परीक्षा, हर बार एक नया घोटाला और हर बार लाखों युवाओं के सपनों की नीलामी। एसआई भर्ती हो, टीचर भर्ती हो या किसी और नौकरी का एग्जाम हो, पेपर लीक का संदेश देश भर में जाता है। देश भर में करोड़ों उम्मीदवारों को बार बार झेलना पड़ता है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक है और अब यह सबसे बड़ा झटका लगा है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 859 पदों के लिए हुई इस परीक्षा पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। पेपर लीक की परतें खुलती रही। एसआईटी की जांच में 50 से ज्यादा ट्रेनी थानेदार गिरफ्तार हुए, कई को बर्खास्त किया गया और पेपर माफिया से लेकर दलाल तक सलाखों के पीछे पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन 3,80,000 युवाओं का क्या जिन्होंने दिन रात पढ़ाई की है, सपने बुने हैं और अब सब कुछ ध्वस्त हो गया। सरकार की दलीलें और सब कमेटी की अनुशंसा अदालत में टिक ही नहीं पाई। पेपर माफिया, सिस्टम और भ्रष्टाचार की गठजोड़ ने लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ दिया है। अब सवाल यह है, भर्ती घोटालों पर कब लगेगा ब्रेक? क्या सिस्टम युवाओं को उनका हक दिला पाएगा या फिर सपनों की डोर यूं ही भ्रष्टाचार की बलि चढ़ती रहेगी? युवाओं का सवाल भी सीधा है, आखिर कब तक मेहनत और लगन भ्रष्ट सिस्टम और माफियाओं की मिलीभगत की भेंट चढ़ता रहेगा? कब तक पढ़ाई करने वाले हारते रहेंगे और पैसा देने वाले जीतते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या कभी भर्ती परीक्षाओं से भरोसे का यह पेपर लीक का कलंक मिट पाएगा? इस पे जो है संस्था को काम करना चाहिए कि जैसे पेपर लीक होने का क्या कारण है, उनको देखना चाहिए कि पेपर लीक होने में क्या वजह है, तो उनको उसमें सुधार भी करना चाहिए। जब हम मेहनत करते हैं तो उसमें अपना ये है कि अपन उसमें अपना 100% देते हैं। तो परीक्षा रद्द होने का कारण है, पर उसमें उसको जो कंपनी है उसको उसमें सुधार करना चाहिए कि वो परीक्षा रद्द ना हो, यानी कि लीक पेपर लीक ना हो उसमें। जैसे एसएससी पेपर कंडक्ट करा रही है उस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चे किसी भी सिचुएशन में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी मतलब रेलगाड़ी वगैरह जैसे भी जा रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी लीक हो रहा है एग्ज़ाम। तो क्या कहें मतलब इस चीज़ के बारे में कि परेशानी हो रही है बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, तो क्या कहना है? तो दुख होता है क्योंकि काफ़ी सालों से बच्चे मेहनत करते होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और फिर एकदम से पता चलता है कि हम जो परीक्षा दे के आए वो रद्द हो गई या लीक हो गई या फिर कोई और बिठा दिया गया, तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, साथ के साथ उनके घर वाले जो होते हैं वो शायद बच्चों से ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। जो कि आप परीक्षा रद्द हो रही है तो इससे हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। पैसे की कमी, मतलब पैसे बर्बाद होते हैं, हमारे समय बर्बाद होता है और फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, जिससे हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, जो ये पेपर लीक होता है, मैं तो ये मानता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो बच्चा साल भर, 2 साल, 4 साल मेहनत करता है और ये पेपर लीक हो जाता है और उन्हें सपोर्ट मिल जाती है, जिसके पास पेपर पहुंच जाता है, तो उन बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है और भविष्य उनका खराब है। एक तरह से वो बच्चा मेहनत करके जा रहा है, उसे वो पेपर का जवाब दे पा रहा है, अगर वो जवाब भी दे रहा है तो, लेकिन जो पेपर लीक हुआ है, जो बच्चे उनसे बिना बात के ही अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इससे नुकसान है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिस देश को हम कहते हैं कि हम शिक्षा में विश्व गुरु हुआ करते थे, अगर उसी देश में पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है तो उन तमाम बच्चों की मेहनत पर कहते हैं बहुत बड़ा हथौड़ा है, जो लगातार सालों तक मेहनत करते हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसके खिलाफ सरकार को एक प्रॉपर रणनीति बनानी चाहिए। सही फैसला है, क्योंकि जो बच्चों का भविष्य है वो खराब हो रहा है। वो पूरे साल मेहनत लगाते हैं सिर्फ एक पेपर की आस में, और वही अगर लीक हो जाए तो उसका भविष्य खराब हो जाता है। तो पेपर का जो ये लीक घटना अक्सर हमारे सामने आती रहती है, ये नहीं आनी चाहिए। सरकार को सख्त से सख्त कानून दायरा इसमें लाना चाहिए। अब सवाल कई खड़े होते हैं। हमारा ये सवाल है कि युवाओं के भविष्य के साथ आखिर कौन खिलवाड़ कर रहा है? सिस्टम की लापरवाही या संगठित भ्रष्ट तंत्र है?
पेपर लीक माफिया का नेटवर्क इतना मजबूत क्यों है, ये बहुत अहम सवाल है जो आज पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो देश भर में अलग अलग पदों की परीक्षाएं, जो परीक्षाओं का गठन कराया जाता है, लेकिन जो पेपर लीक होते हैं उनकी क्या वजह है और कैसे इसको दूर किया जाए। नूर नवाज खान है, निदेशक हैं THGA के। एलन राव साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कुशाग्र सक्सेना है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। सिमरन बरार वकील है सुप्रीम कोर्ट की। अटल खंडेलवाल प्रवक्ता BJP के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। अटल जी, एक बात यहाँ समझाइएगा और हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि हम आज की तारीख में भी पेपर लीक से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पेपर लीक की घटनाएं इररिस्पेक्टिव गवर्नमेंट किसकी रही हो, पेपर लीक की घटनाएं हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। ये कितना बड़ा सिस्टम का फेलियर है और ये क्यों है, चूक कहां हो रही है, कौन सी गैप है जो आप लोग ब्रिज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कंचन जी, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा कि इसके अंदर पेपर लीक जैसी घटनाएं हैं, उसके अंदर कुछ तो माफिया इंक्लूड हो जाते हैं, वो संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं। फिर सरकारी महकमे, राजस्थान की बात करूं तो RPSC और उससे संबंधित लोग और कुछ जो एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फिर इंस्टीट्यूट्स, जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके कुछ विद्यार्थी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सब मिलकर के, और जिसमें सरकारी तंत्र भी आ गया, उस वक्त जो सरकारें होती हैं उसके भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, ये इनके केंद्र, ये सारे मिलकर के आज ही इस सिस्टम को पूरे को कैप्चर करते हैं और वहीं से वो पेपर लीक और जो अपन कह रहे हैं कि जो विद्यार्थियों के साथ ये इस तरीके के संगठित अपराध ही हैं, क्योंकि एक बार पेपर लीक होने का मतलब उनके पैसे, उनका समय, उनकी मानसिक स्थिति, ये सारों के साथ फिर खिलवाड़ होता है। तो बात ये है। और अभी देखिए राजस्थान के अंदर जो चुनाव हुए वो लगभग 2 साल होने को आए और भारतीय जनता पार्टी ने ये कमिटमेंट किया था कि भाई चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पर भी पिछली जो 2023 के पहले बहुत सारे पेपर लीक हुए, 19 पेपर लीक हुए और तब तक किसी को सजाएं भी उस तरीके की मिली नहीं। देखिए इशू क्या है कि अगर आप इस चीज पर सरकार की वाहवाही बटोर रहे हैं तो मैं आपको रोकना चाहूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सोचिए, आप कितने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अटल जी, क्या आप ये मानते हैं आप या नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं 100% मानता हूं और मैं किसी सरकार की भी बात नहीं, मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब राजनीतिक पीपल्स कमिटमेंट के थ्रू आते हैं और वो कहते हैं कि हम पेपर लीक तो चाहे कुछ भी हो जाए नहीं होने देंगे, तो वो ऐसा करने में सक्षम भी होते हैं। पिछले 2 साल से राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ कार्मिक बोर्ड का। ठीक है अटल जी, मैं आऊंगी। कुशाग्र सक्सेना, इसका जवाब दीजिए कि सरकार आई है 2 साल से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ये तो हाईकोर्ट की टिप्पणी है, लेकिन कितने सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ होगा। ये सोचिए आप कुशाग्र जी, जिन बच्चों ने, जिसमें ज्यादातर बच्चों ने हार्ड वर्क किया होगा, दिन रात मेहनत की होगी, सपने देखे होंगे, वो तो सारे ही टूट गए। जी कंचन जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और गणेश जी का नाम विघ्नहर्ता है और मैं प्रार्थना करूंगा कि भाजपा नामक विघ्न से हमारे देश को शीघ्र से शीघ्र निजात मिले। इस सरकार की जो मंशा है ना, 2024 से जब से ये पावर में आए हैं तब से युवा विरोधी, किसान विरोधी रही है। इनका शुरू से यही मंशा रही है कि युवाओं को इतना भ्रमित करके रखो, ना उन्हें पेपर ढंग से देने दो, ना उन्हें किसी तरह की रोजगार की उपलब्धियां दो या रोजगार के उनको अपॉर्चुनिटीज दो। इनको सिर्फ और सिर्फ रील्स और इंटरनेट में फंसा के रखो ताकि ये अपने हक की बात कर ही ना पाए। अभी राजस्थान के लिए जो SI परीक्षा, ये भर्ती रद्द होने का जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के तहत जितनी ये नाकामियां उजागर हुई, जितनी अनियमितताएं उजागर हुई, ये SOG का गठन भी कांग्रेस की सरकार ने ही किया था।
और अटल जी, जो नाम इनका अटल है, मगर इनकी बातें जो मोदी जी वाली ये कर रहे हैं ना, मैं इनको याद दिला दूं कि जितने भी कांग्रेस के समय पिछली सरकारों में एक रीट लेवल 2 की परीक्षाओं में हमने अनियमितताएं देखी थी, हमारी सरकार ने तुरंत उसको रद्द किया और पूरा उसको करके, उसको रीऑर्गेनाइज करके हमने दोबारा से उसकी जांच कराई, परीक्षा कराई और 50,000 युवाओं को कुशाग्र भर्ती जी, की, सवाल नौकरियां तो दी। यही है कि री एग्जाम हो या एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, सफर कौन करता है? बच्चे। नूर नवाज खान साहब, नूर नवाज खान साहब, मैं आपसे समझना चाहूँ, मैं आऊंगी, कुशाग्र बोलिए। सिर्फ बात पेपर लीक बोलिए, होना बोलिए, हाँ, और उस पे बोलिए कुशाग्र कार्रवाई जी। नहीं अटल जी, होना मैं आपके और बीच में नहीं कंटिन्यू बोला था, उसमें मैं इंक्लूड होते चले आपके जाना। बीच में नहीं बोला था, आप मत बोलिए, पहले बोलिए बीच की कुशाग्र जी। बात नहीं है, बट थोड़ा 2018 सबके से बोलिए लेकर, तो अच्छा लगेगा। अटल जी आप सुनिए, मोदी जी वाली बात मत कीजिए, अटल जी वाली बात कीजिए, बात सुनिए। 2018 से लेकर 2025 के बीच में 70 फ्रस्ट्रेटेड दिखते हो से आप। ज्यादा, अटल जी आप फिर बीच में बोल रहे हैं, 70 से ज्यादा पेपर लीक होते हैं 15 स्टेट्स अक्रॉस 15 स्टेट्स, 1,70,00,000 स्टूडेंट्स को यहाँ पे भुगतना पड़ता है। उसका जिम्मेवार कौन है? 2018 में क्या जरूरत थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बनाने की? जितने पिछले साल नीट का पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, ठीक है। पहले तो आप लोगों ने मानने के लिए मना कर दिया था कि पेपर लीक हुआ है। जब सीबीआई इंक्वायरी हुई, उसके तहत नाकामियां उजागर हुई, टेलीग्राम और डार्क वेब के थ्रू सामने आया कि पेपर लीक हुआ है, तब तो धर्मेंद्र प्रधान ने यह बात ठीक कबूल है। करी, शिक्षा एल एन मंत्री राव ने, साहब कि हैं, हाँ, पूर्व पेपर डीसीपी लीक हुआ है। दिल्ली से, वो भी सीबीआई हमारे आप साथ जुड़ लोगों गए की हैं। इतनी है, स्वागत है राव साहब एजेंसी आपका। है ना। नूर नवाज खान जी, आप प्लीज केवल एक ये एक करके बात बताइए। कीजिए सर। डिबेट में समय लोगों का खराब होता है अगर आप एक दूसरे के बीच में बोलते हैं। मैं सबके पास आऊंगी। खान साहब, एक बात समझाइएगा यहाँ पर कि ये क्या नेक्सस है जो ऑपरेट होता है, वो कौन लोग हैं जो बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, कैसे पैसे के दम पर पेपर लीक हो जाते हैं। एक पेपर को बनने में आपको तो बहुत ज्यादा अच्छे से पता होगा कितनी मेहनत, कितने रिसोर्सेस, कितना समय लगता है। उसी पेपर को तैयार करने में सिर्फ एक बच्चा नहीं, उसका पूरा परिवार लगा रहता है। और जब पेपर लीक होता है, जब परीक्षाएं रद्द होती है, तो उन बच्चों का क्या जो पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करके आते हैं। नूर नवाज खान साहब, मेरी आवाज मिल रही है? नूर नवाज खान जी, आपको अनम्यूट कर लीजिएगा। खान साहब, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे अभी बात हो रही थी, ये हमारी और तुम्हारी सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जब हम कहते हैं कि हम आप पे आरोप करते हैं या प्रत्यारोप करते हैं, अगर ऐसा एक सिस्टम बना दिया जाए कि उस पर गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, अगर वहाँ वो स्टेट की पॉलिसी है या वो क्या, अगर आपकी कंट्री की पॉलिसी है, तो वो नॉन डिस्टर्ब जिसे कहना चाहिए, अगर एक ऐसा सिस्टम हो कि नहीं, आप ये कुछ चीजें हैं जिनमें आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट ये जो सिस्टम है यहाँ पे किसी की पार्टी की या किसी की नहीं। वहां हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की, वहां हम बात करेंगे भारत सरकार की, वहां भाजपा या कांग्रेस या किसी और सरकार की बात ही ना करें। अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना दें जो इनसे इन्फ्लुएंस ना होता हो, तो मैं शायद उम्मीद करूंगा कि ये सिस्टम बहुत अच्छा चल पाए। ऊपर से कोई लीडरशिप अगर चेंज होती है तो कंट्री के लिए और स्टेट के लिए, जो वहां के नागरिकों के लिए हैं चीजें, वो चेंज नहीं होती हैं। अगर हम ऐसा सिस्टम बनाएं, क्योंकि आप जो कहना चाह रहे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर 859 वैकेंसीज थी और मैं मान लूं कि 200, 300, 500 ने उसका मिसयूज किया है, लेकिन अगर 300 ने भी बहुत ईमानदारी से उसको जॉब को लिया था, तो उनके लिए तो कितना दुखदाई होगा ये डिसीजन। बिल्कुल, डेफिनेटली। और मैं इस बात को पूर्व डीसीपी एल एन राव साहब से समझना चाहूंगी। एल एन राव जी, कैसे ये सिस्टम वर्क करता है? वो सिस्टम जो हमारी आंखों के सामने दिखता तो है नहीं, लेकिन अपने आप को सिस्टम जरूर कहता है। ये पेपर लीक का कल्चर समाप्त क्यों नहीं कर पा रहे हम एक अच्छा भविष्य युवाओं को दे क्यों नहीं पा रहे हैं? हम बात इस बात में तो हमेशा करते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं है, सरकार आती है उतनी नौकरियां नहीं लाती है, लेकिन उन एग्जामिनेशंस का क्या जिनको रद्द किया जाता है क्योंकि पेपर लीक हो जाता है? उन बच्चों का क्या जिनका भविष्य स्टेक पर होता है? अब ये जो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया है, उन तमाम बच्चों के लिए, खैर ये तो तब से बात सामने आई थी, लेकिन किसी भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो आज भी राव साहब हमें देखने को मिलती है। कौन सा सिस्टम है जो एग्जिस्ट कर रहा है जिसको सिस्टम ही नहीं पकड़ पा रहा है?
कंचन जी नमस्कार। और आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है जो युवाओं से कनेक्टेड है और शिक्षा और नौकरियों की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, देखना चाहिए सिस्टम कैसे बनाया है। जो एग्जाम लेने का सिस्टम है उसमें कितनी खामियां हैं तो उनको दूर किया जाए, क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद वो उम्मीद करते हैं कि हम सक्सेस होंगे इस एग्जाम में और हमें नौकरी मिलेगी। इस उम्मीद के साथ लोग हजारों क्या लाखों, आप अब कोई भी अंदाजा लगा लिए, अगर एक 100 आदमी की भर्ती है तो वहाँ कई लाखों आदमी एप्लीकेंट होते हैं, एप्लीकेंट होते हैं, चाहे वो एक स्टेट में हो चाहे पूरे किसी और स्टेट में हो, कहीं भी जाकर देख लीजिए आप। और खास तौर से पुलिस की भर्तियों के लिए तो जैसा आपने अभी आज ये प्रोग्राम में दिखाया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की आशाएं होती हैं। और इस प्रकार से अगर वो फिर एग्ज़ाम रद्द होते हैं या किसी की धांधले सामने आती है, उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उन बच्चों का भविष्य आगे लटक जाता है। और ऐसे सिचुएशन में बहुत से बच्चे तो ओवरेज हो जाते हैं। ओवरेज होने के बाद उनको जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो पूरी उम्र भर उनका खामियाजा वो भुगतते हैं। तो कोई भी सरकार हो, मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से सिस्टम ऐसा लीक प्रूफ सिस्टम होना चाहिए जिसमें कोई भी किसी प्रकार की गुंजाइश ना हो। और अगर किसी ने फिर भी कोशिश करी तो ऐसा एग्जाम्पलरी पनिशमेंट ऐसे केसेस में होना चाहिए ताकि उनका इमीडिएटली ये असर पड़े और लोगों को लगे, दूसरे लोगों को हिम्मत ना कर सकें कि इस प्रकार की लीक वीक करने की कोई बात है या कोई और ऐसी एलन राव बात है। साहब, क्या हमारे पास ऐसे पनिशमेंट्स है उन कल्प्रिट्स के लिए जो इस तरह का अपराध करते हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाती है? या ये सिर्फ बातें हैं जो हम करते हैं कि मिलनी चाहिए? ये तो हम सबको पता है राव साहब, मिलनी चाहिए, लेकिन क्या मिलती है? मैं आपको इसका एक सिंपल सा एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मिलनी चाहिए और सभी चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ या आप नहीं कह रहे, सभी कई कह रहे हैं कि सबको होना चाहिए। लेकिन इसका एक ही है, जो हमारे न्याय संगत कानून में जो प्रावधान है उनका केस दर्ज हो, उनकी इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो और उसका ट्रायल जल्दी हो, यही एक सॉल्यूशन है। हम किसी को इस बारे में ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपने उसको अरेस्ट किया और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। वो कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा और ट्रायल के द्वारा, कोर्ट में केसेस जो ट्रायल में होंगे उसके द्वारा। यहाँ पर दोनों में जल्दी करने की जरूरत है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन भी देरी से होती है और ट्रायल भी बहुत सालों लग जाते हैं, और उस सालों ट्रायल होने का बिल्कुल। और सिमरन बरार हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सिमरन जी, एक बात यहाँ समझाइएगा, कई केसेस आते होंगे आप लोगों के सामने, और खास तौर पर अगर पेपर लीक की बात की जाए तो हालांकि कई बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो पेपर लीक को इन्वेस्टिगेट करती हैं। नीट का मामला आपको याद होगा, सीबीआई तक ने उसमें इंटरवीन किया था, कई केसेस सामने आए थे। अगर नीट लेवल की पेपर लीक होने की खबरें होती है तो हम स्टेट लेवल पर क्या बात करें, और इस चीज से हम उभर क्यों नहीं पा रहे? सिमरन बरार, कौन से अगर कोई सिस्टम, कोई पद पर बैठे लोग इस चीज को फेलिसिटेट करते हैं और इस चीज को बढ़ावा देते हैं, तो कौन है वो लोग जो इनको छुपाने की कोशिश करते हैं? क्या हम इन सब चीजों में एक बात भूल जाते हैं कि एक तरफ तो हम देश के युवाओं की बात करते हैं, इस देश के भविष्य की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ जब गलत होता है और कितना समय बर्बाद होता है सिमरन बरार, 1 साल 2 साल 3 साल ये मामला कोर्ट में जाए, कोर्ट के बाद केस हो, स्टूडेंट्स का इस पूरे में तो इंटरव्यू, इसमें तो सिलेक्शन भी हो गया था, इंटरव्यू राउंड हो गया, इंटरव्यू का सिलेक्शन हो गया, बच्चे फाइनलाइज भी कर लिए गए थे 2023 तक। जी जी जी, धन्यवाद। ऐसा है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें ट्रायल तेज़ी से होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन तेज़ी से होना चाहिए, जो होना चाहिए, लेकिन हमें ये नज़रिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ इन कॉन्करेंट लिस्ट। जो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, बोथ सेंटर एंड स्टेट दोनों के पास पावर है इसका लॉ बनाने के लिए। हमारे पास एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो बनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगर हम उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, चाहे उसकी जो नोडल एजेंसीज हैं स्टेट में हैं जो भी हैं, और जैसे सरकार आए या जाए, कभी कांग्रेस की आए कभी बीजेपी की आए, अगर हम इसी में रहेंगे तो ये चीज़ में बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि जो दिक्कत आती है वो अकाउंटेबिलिटी पे आती है। जो पनिशमेंट्स हैं वो जब चीज़ हो जाती है, जब ऑफेंस कमिट हो जाता है, अपराध हो जाता है, उसके बाद वो सीन पर आती है। आप भी समझते हैं, मर्डर हो गया तो उसकी पनिशमेंट है, ये कार्टल 1 के पेपर लीक हो गया तो उसकी पनिशमेंट है, चीटिंग का इस पे लगा हुआ है, सेक्शन लगे हैं, 420 लगा, 120 कॉन्स्पिरेसी लगी है।
लेकिन हम भी जानते हैं ट्रायल जब तक हो जाएगा तब तक 20 एग्जाम और निकल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी इज व्हाट मेरे को लगता है स्टूडेंट्स को भी एक या तो नोडल एसोसिएशन बनानी चाहिए जो सरकार के साथ अकाउंटेबिलिटी ऊपर से नीचे फिक्स की जाए। नीचे से ऊपर अकाउंटेबिलिटी का कोई जरिया ही नहीं है। लुक एट द पॉपुलेशन। तो ये भी हमें अपना नजरिया बदल के देखना पड़ेगा कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस मामले को बहुत गंभीरता से देखे। नूर नवाज खान साहब, क्या आपको लगता है कि एनटीए गंभीरता से लेती है या उसमें भी कोई लूप होल्स है? क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स का इसमें कितनी भागीदारी रहती होगी? मैं आऊंगी कुशाग्र जी, मैं आपके पास आऊंगी जी। देखिए, करप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो करप्शन कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे अभी मैम ने कहा, वो हमेशा ऊपर से नीचे ही आएगा, सिस्टम से ही आएगा। अभी मैंने आपसे कहा कि सिस्टम को हमें थोड़ा सा प्योर रखना पड़ेगा विदाउट इन्फ्लुएंस। वो चाहे किसी भी तरह की हम बात करें, चाहे वो मॉनिटरिंग की बात करें, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आइडियलिस्टिक, जिसे कहना चाहिए, चेहरे रहे जो बड़े बड़े दबाव में नहीं बदले। हर उसमें मीडिया में भी बहुत सारे चेहरे ऐसे रहे हैं, राजनीति में भी बहुत सारे चेहरे ऐसे रहे हैं। शास्त्री जी की बात करें कि प्रधानमंत्री पद पे रह लिए और जब निकले तो उनके पास क्या निकला कि भाई उनके अकाउंट में भी पैसे नहीं थे। तो अगर हम उस तरह की चीज़ों को लेके चलें, क्योंकि यहाँ बात भविष्य की हो रही है और वो देश के भविष्य की और राज्य के भविष्य की हो रही है, या नागरिक की बात हो रही है, या यूथ की बात हो रही है। जो एक यूथ एक ख्वाब लेके निकलता है कि भाई मैं अभी सिस्टम का हिस्सा बनूंगा और मैं इसको फ्री करूंगा और सेवा करूंगा, तो उसको खुद ही नहीं पता चल पा रहा कि मेरा भविष्य क्या सुरक्षित है या नहीं। तो यहाँ सबसे बड़ा मसला ये, इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि लास्ट पे जो ताला लगा रहा है ना रूम में, वो तक जिम्मेदार है। तो अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक ईमानदारी बरतेंगे, तब उम्मीद करते हैं कि हाँ, ये जेन्युइनली लोग सिलेक्ट हुए हैं होंगे और मेरे सिस्टम में जो अब लोग आए हैं वो सेवा करेंगे। वरना अगर कहीं भी एक भी जगह इस लाइन में कुछ भी डाउट हो जाए, कुछ भी डॉट लग जाए, वो डेंट देगा इस पूरे सिस्टम को। डेफिनेटली, यही मुझे लगता है बहुत अहम बात बोली आपने, सेवा भाव की जरूरत है। अटल खंडेलवाल जी, एक बात समझाइएगा, सर आपको क्या लगता है अटल जी कि इतने जो लूप होल्स आते हैं, इतने जो करियर बर्बाद होते हैं, उन लोगों के जो सही तरीके से, जो जायज़ तरीके से पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उन परिवार वालों की उम्मीदों का कितना कुछ खेल होता है? हम क्यों इस सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं अटल जी? आप इस बात को आइडियोलॉजी पर मत लीजिएगा, इस बात को अपनी गवर्नमेंट पर मत लीजिएगा। आप मुझे एक बात समझाइए कि हम इस सिस्टम के फेलियर को क्यों नहीं सही कर पा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वो गैप कहाँ है जिसको ब्रिज करने की जरूरत है? कि नीतिगत है ना, हम नई बात करते, हम केवल एक कॉमन सेंस पे आ जाते हैं। तो बेसिकली आप फिर ऐसे मानिए कि एक विचार है नैतिक शिक्षा, वो जिसे कहते हैं मॉरल वैल्यूज, वो मॉरल वैल्यूज शास्त्री जी या कलाम वाली, वो मॉरल वैल्यूज का ऐसे मानिए स्वतंत्रता के बाद से धीरे 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 कालांतर में वो डिग्रेड हुई है, वो स्टैब्लिश नहीं हो पाई। और अब वो समय है कि जब उसको वापस से रीस्टैब्लिश करने का समय आता जा रहा है। और रीस्टैब्लिश करते जब समय आता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होने की, देखिए कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था होने की अच्छाइयां भी है, कुछ बुराइयां भी है। अब अच्छाइयों में बहुत सारी आपकी आजादी है, बुराइयों में ये है कि भी हमारे पास राइट है, लेकिन हमारी ड्यूटीज क्या है ये तो नीचे से ऊपर तक पता हो, और पता होनी चाहिए, और उसको निभाने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। वहां कहीं कमी मैं देखता हूं, और उसके लिए एक लीडरशिप तैयार इस तरह की हो जो राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज की भी बात करे। और देखिए अटल जी, क्या आपको लगता है कि अटल जी एक बात बताइएगा, क्या आपको लगता है ऐसा कि पेपर लीक बिना किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के इन्वॉल्व हुए हो जाता होगा? कोई ना कोई रसूखदार तो इसमें शामिल होता ही होगा ना, कोई ना कोई पद पर, कोई ना कोई पावर में बैठा हुआ व्यक्ति जरूर इसमें शामिल होता होगा जो धड़ल्ले से पेपर लीक हो रहे हैं। क्या आप इस बात को एग्री करते हैं अटल जी?
बिल्कुल एग्री करता हूं मैं कि ऐसा ही होता है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि इसके अंदर सरकारें भी शामिल होती है, माफिया सरकारों की शरण में आकर के माफिया भी शामिल होते हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि इंस्टीट्यूट भी शामिल होते हैं, और इन सब के ही लूप में। और एक और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की माननीय जो अधिवक्ता है वो बैठे हैं, आप इनसे ही पूछ लीजिए कि एक बार अगर लीजिए कि एक बार इंस्पेक्शन, मान लो पुलिस ने भी जांच करके थोड़ा सा जल्दी, हालांकि वहां पर भी लूप होल्स है, वो जांच ही चलती रहती है, बहुत सालों तक चलती रहती है, और वो जांच अगर कोर्ट में भी आ गई तो वो कोर्ट में उसके फैसले कितने दिन में होते हैं? आप इन्हीं से पूछिए कि वो फैसले होने में कितना समय लग जाता है। बेसिकली जब तक इन सब में ये बहुत छोटी छोटी, जैसे आईपीसी जो बनी थी उससे बीएनएस बनने में 70 साल का समय लग गया या उससे भी ज्यादा। तो बेसिकली ये इश्यूज है कि वो थोड़ा सा फास्ट हो, थोड़ी सी लोगों में एक डर हो, कोर्ट के पनिशमेंट का प्रोसेस डर हो, पर मैं सिमरन जी थोड़ी से नैतिक लूंगी। वैल्यूज मैं हो। आऊंगी सिमरन जी, मैं आऊंगी हमारे- सिमरन जी, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। कुशाग्र सक्सेना जी, अगर हर चीज में सरकारी तंत्र इन्वॉल्व है, हर चीज में, अगर पावर में बैठे व्यक्ति, बिना पावर में बैठे व्यक्ति की परमिशन या उसकी जानकारी के बिना तो पेपर लीक होता नहीं होगा। कहीं ना कहीं कोई तो पावरफुल इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति उसमें जरूर शामिल होता होगा, हालांकि नाम जल्दी नहीं निकल पाता है कुशाग्र सक्सेना जी। लेकिन जैसा कि मैंने अटल जी से कहा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, ये बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, कितनी ज्यादती हुई है कि किसी, हम उस वर्ग का तो सोचते हैं कुशाग्र जिन्होंने गलत तरीके से पेपर लीक कराया और कई सारे बच्चों को मिल गया, लेकिन उस वर्ग का क्या जिसने मेहनत से पढ़ाई की हो, क्या उनके साथ इंसाफ हो पाता है कुशाग्र? क्या फिर वो इस मेंटल ट्रॉमा में ही रह जाते हैं कि हमें तैयारी करनी है, उस सर्कल में ही फंसे रहते हैं, हमारा नाम आना है, क्या हम नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू में अपेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर हम इंटरव्यू में अपेयर करते हैं तो क्या हम सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? मॉरल्स की बात अटल जी कर रहे थे, लेकिन मोराल का क्या कुशाग्र, जो टाइम के साथ कम होता जा रहा है? जी कंचन जी, आपकी मैं एक बात से सहमत नहीं हूं, दैट इट कैन नॉट बी इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। ये देखिए, मैं खुद युवा हूं, मैंने भी कई एग्जाम्स दिए हैं, या मेरे को अभी आगे और मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूं, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर कि वो पहले तो पेपर कंडक्ट हो पाएगा, और अगर वो होगा तो मैं सेंटर तक जा पाऊंगा। पता लगे मैं सेंटर तक पहुंच रहा हूं, उससे पहले खबर आ गई पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक कर भी, और फिर पेपर मैंने दे भी दिया, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि मेरा अपॉइंटमेंट हो पाएगा या रिजल्ट आ पाएगा। तो 2014 से 25 तक की 11 साल में अगर आप एनसीआरबी का भी डेटा देखेंगी तो मॉरल और मोराल दोनों, हमारा भारत देश का जो कि औसतन एक युवा देश है, युवाओं का मोराल और मॉरल दोनों सबसे ज्यादा गिरा है। मॉरल सरकार का है नहीं कि वो ठीक से कंडक्ट करा पाए, और मोराल युवाओं का दिन प्रतिदिन गिर रहा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, 2018 तक गिर रहा है नीट या और उससे पहले से? यूजीसी नेट, एक प्रश्न मेरा ले लीजिएगा। मैं आपके बीच मैं नहीं बोला था, आप फिर मोदी जी वाली हरकत कर रहे हैं, आप अटल जी वाली हरकत। अरे मोदी जी, कुशाग्र जी प्लीज ऐसे पर्सनल कमेंट्स मत किया करिए। एक बात बताना चाहूंगा कि नीट का जो पेपर है और यूजीसी नेट का जो पेपर है वो सीबीएसई की जिम्मेदारी होती थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आती है, एक गवर्निंग बॉडी है। क्या जरूरत पड़ी इनको कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बिना, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1860 का जो कानून है उसके तहत एक ऑटोनोमस बॉडी ये कंडक्ट करें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसकी विश्वसनीयता के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जो आए दिन 70 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, 1,73,00,000 युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में है। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फिर जुमला छोड़ देंगे कि 2 करोड़ नौकरी। ऐसे समझिए, आप जो भी बात करें ना उसका डेटा थोड़ा स्पान पीरियड लंबा लें और उसके बाद उसको देखें। और आपने उसमें क्या अमेंडमेंट किए? आप तो उस एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को भी बर्बाद कर रहे हैं। घोटाले की सरकारें चली, 2024 में 5 मई को लीक होता है, और यूजीसी नेट का पेपर 18 जून को लीक होता है। 124 लाख, कहीं 9 लाख मॉरल वैल्यूज में जाता है। अगर सीबीएसई का पेपर 13 तो दिसंबर को लीक होता है, और 3 दिसंबर को स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज कर देते हैं। ये आप लोगों की मॉरल पुलिसिंग है, ये आप लोगों का मॉरल और नैतिकता है। भले कोई एजेंसी हो, भले आधिकारिक वर्ग हो, भले न्याय प्रक्रिया हो, सबको आप लोगों ने एक तरीके से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल आपने उसमें कमी इनके की। पास जवाब नहीं है तो इसलिए बीच में बोलेंगे। नहीं, क्या जवाब नहीं, आप ही कुछ भी बोल रहे हो कहीं पर भी।
मैं आपको ठीक है। चैलेंज आप कर एक रहा हूँ, बार मेरी बात का जवाब दे स्पान दीजिए। थोड़ा लंबा करके बताइए ना कि राव साहब, 2000 से 15 2025 के बीच में से में कितने अटल जी पेपर 15 लीक हुए, पिछले कितने घोटाले 7 हुए, साल में 15 आप स्टेट एलन बता राव दीजिए। जी, 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए। एलन राव आप जी, अभी भी बात को तोड़ हम मोड़ कर कब रहे हैं, इस आपकी बात युवाओं से की कोई आगे चिंता निकल है ही नहीं, पाएंगे? आपकी कोई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कुशाग्र है जी, ही नहीं। अटल जी, आप लोग ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, कोई पैनलिस्ट भी आपको नहीं सुन पाएगा। कंचन एलन जी, राव जी कुछ, कंचन हाँ, जी, ठीक है, बात पूरी शायद कीजिए। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके तो मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स, अभी 30 दिसंबर को इन्होंने क्या हाल करा, पहले तो स्टूडेंट्स को पेपर नहीं देने देते और स्टूडेंट्स उस पर विरोध करते हैं तो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज करी जाती है। राहुल 13 गांधी दिसंबर को जी और बीपीएससी का प्रियंका जी पेपर तो लीक हो यहाँ रहा है। सरकारी स्कूलों में ये पढ़े हैं, आपके सीधा जो राहुल नेता गांधी हैं, जी और प्रियंका जो गांधी ने फिर आपके भी नीट के टॉप स्टूडेंट्स क्लास के नेता साथ है, वो खड़े तो रहते सरकारी हैं। स्कूलों में आप बात मत कीजिए, यहाँ बहना माफियाओं को पढ़े सपोर्ट और करती है आपकी हमारे सरकार, वाले वोट चोरी भी करते हो, नेताओं के पेपर बच्चे चोरी भी बाहर करते पढ़े। हो आप लोग। क्या बातें कर रहे हो अटल ये जी, फालतू आपकी की? सरकार इन वोट चोरी बातों भी से क्या, करती है, इनसे पेपर अपन चोरी भी किसी करती है सॉल्यूशन तक तो और पहुंच युवाओं नहीं के पाएंगे। भविष्य को भी चोरी कर थोड़ा रहे हैं सा आप ढंग से लोग। बात आप लोगों करो। को तो नैतिक ये नैतिक भरमाने तौर के पे कोई हक ही काम नहीं बनता ले दे सरकार में करके रहने कभी का। मोदी क्या मोदी बात कर करने रहे लग हैं आप जाओगे, लोग? ऐसे नहीं होता काम। सॉल्यूशन पे आओ, आप तथ्य सॉल्यूशन की लेकर बात आइए, करो, आप सार्थक बहस solution करो, की बात एलन अच्छा राव करें। जी, लगेगा। आप मुझे थोड़े एक बात यहाँ मॉरल वैल्यूज समझाइएगा। लाओ। मैं एलन solution राव की बात जी, करता हूँ। क्या आप लगता है solution- आपको जब एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे आपको याद होगा पहले जब 10th के, कुशाग्र जी मैं आऊंगी, सभी पैनलिस्ट को, ठीक है, बोलिए कुशाग्र जी। चाहता हूँ कि 2000 से 25 तक 11 एलन राव जी, एक बात यहाँ समझाइएगा, जब भी जैसे पहले हुआ करता था, जब सीबीएसई के क्लास 10th के एग्जाम्स होते थे, एक प्रोसेस हुआ करता था राव साहब। 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन देने में जो स्कूल, बाहर के स्कूल, इन्वेस्टिगेटर्स, जो और बॉडीज इन्वॉल्व होती थी, बच्चों के मन में डर लगता था। चीटिंग डर की वजह से कई बच्चे नहीं कर पाते थे। क्या वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वैसी माइंडसेट आज हम मिस कर रहे हैं राव साहब? जो डर रहता था बोर्ड्स के एग्जामिनेशन का, आज तो खैर वो सब कुछ बदल ही चुका है, लेकिन राव साहब क्या आपको नहीं लगता है कि पहले जो एग्जामिनेशन का एक फेयर होता था, मैं ये नहीं कह रही कि फेयर होना अच्छा है, लेकिन शायद एग्जामिनेशन और चीटिंग का थप्पा इतना बुरा रहता था कि लोग डरते थे। आज वो सब कुछ नहीं है, फॉर्मेट्स बदल गए हैं, हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन पेपर और डिफिकल्ट हो गए हैं, सिलेक्शन प्रोसेस और डिफिकल्ट हो गया है, लेकिन उन वैल्यूज का क्या? जी कंचन जी, बिल्कुल आपने सही एक बहुत बड़ा रेफरेंस दिया है। मैं उसी 70 के दशक में बोर्ड पास किया था और मुझे पता है किस प्रकार से उस टाइम पर क्या कितना सख्ती होती थी। इवन बोर्ड के एग्जाम में ऐसा नहीं कोई कर सकता था, कोई चीटिंग कर जाए, हिम्मत कर जाए कोई। वो एक सिस्टम था और वहां पर कोई राजनीति नहीं होती थी। उस टाइम पे मैंने कभी कोई देखा नहीं कि राजनीति है, कौन सी पार्टी है। भाई एग्जाम देने में किस पार्टी का क्या मतलब रोल, कोई कुछ नहीं है। ये एग्जाम का सिस्टम तो सिर्फ एक एजेंसी है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अभी जो आ गई है। उससे पहले तो एग्जामिनेशन थे, पहले तो वो कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट लेते थे, जैसे राजस्थान में अभी ये हो रहा है। पहले तो पुलिस वाले ही अपने एग्जाम अपने करवाते थे। हम भी तो जब भर्ती हुए थे तब पहले पुलिस की भर्ती पुलिस वाले करते थे, उसके बाद स्टाफ सर्विस कमीशन ने हमें भर्ती किया, वहां पर भी एक ऐसी धांधली की बात आई थी। लेकिन दुख जरूर होता है, मैं उससे गुजरा हुआ हूँ और मुझे मालूम है कितना दुख तकलीफ होती है। और इतने उस तकलीफ को मैं सहन कर सकता, महसूस कर सकता हूँ जो आजकल के बच्चे इन एग्जाम के बाद जब रद्द होते हैं और उसके बाद उनकी नौकरियां लगने की उम्मीद होती है, वो टूटती हैं। उनके घर वालों की, नॉट ओनली एक बच्चे की उम्मीद टूटती है, उसके घर वालों की, बच्चों की, रिश्तेदारों की, सबकी ये उम्मीदें पानी हो जाती हैं और उसके बाद कब उनको मौका मिलेगा ये भी नहीं मालूम होता है। यहाँ पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि आपके जो राजनीति के जो स्पोक्स पर्सन है वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। सवाल तो ये है कि सिस्टम को ठीक कौन करेगा। जो भी अधिकारी है, जो भी शिक्षा के मंत्री हैं, उनको देखना है शिक्षा और एग्जामिनेशन को किस प्रकार से ठीक करना है। ये नहीं है कि आज कांग्रेस ने थी उसलिए ये हो गया या बीजेपी हो गया इसलिए कुछ नहीं। मैं कहता हूं इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर बच्चों की भलाई के लिए हमें सबको मिलकर एक सोच विचार रखना चाहिए, ताकि हमें ऐसी एक समाज के तौर पर ये हमारा भी योगदान होना चाहिए। राव साहब, नूर नवाज खान जी, एक बात बताइए, एक बात यहाँ पर समझाइए। हम एग्जामिनेशंस पे तो बात करते हैं, लेकिन आपको क्या नहीं ऐसा लगता नहीं है कि एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसीज में भी बहुत बदलाव की जरूरत है? जी बिल्कुल। राव साहब मैं आऊंगी। नूर नवाज खान जी, मेरा सवाल आपसे था। सर, सबसे बड़ी जरूरत है कि कोचिंग की जरूरत क्यों है?
हमें जरूरत क्या पड़ी कि हम जब हमारे स्कूल्स में बच्चा पढ़ के आ रहा है, हमारे कॉलेज में बच्चा पढ़ के आ रहा है और फिर एग्जाम देने के लिए उसे बाहर से सपोर्ट लेनी पड़ रही, तो ये सिस्टम हम किस तरह से डेवलप करें। दूसरी बात ये है सबसे बड़ी, जब हम बात करते हैं कि जो अगर एग्जाम रद्द हो रहे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि सिस्टम कितना सफर करता होगा। अगर ये जो आपने रखा है कि 859 एसआई की जरूरत थी 2021 में, और अगर वो आज तक 2025 तक सिस्टम में नहीं आए हैं, तो आप सोचिए ना वो सिस्टम कैसा लचर हो रहा होगा, कैसा लाचार हो रहा होगा, और वो सिस्टम सही से चल नहीं पा रहा होगा, हमारे थानों में सही से एसआई नहीं होंगे। तो आप ये सोचिए ना कि सिस्टम सफर कर रहा है, फैमिली सफर कर रही है, यूथ सफर कर रहा है, फाइनली कंट्री सफर कर रही। हम एक दूसरे को कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं एज ए टीचर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि अगर कुछ गलती हुई है तो प्लीज एक्सेप्ट दिस। ये मत कहिए कि इस वजह से हुई, उस वजह से, कह दीजिए कि हाँ गलती हुई है, क्योंकि जब आप गलती मान लेंगे तब उसके बाद कहानी शुरू होगी कि अब इसको सही कैसे किया जाए, इसका हल कैसे निकाला जाए। सिस्टम में बदलाव करना है, सिस्टम में बदलाव करना है, शिक्षा नीति में बदलाव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करना है, मोरल पे काम करना है, मोरल पे काम करना, किस पे काम करें, फिर हम बात, पहले मान तो लें, एक्सेप्ट तो कर लें। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर पुल गिरा है कि नहीं तुम्हारे में भी तो गिरा था, अरे भाई गलती मान लीजिए, मेरा अपना मान लीजिए, ये जो सिटीजन है, जो नागरिक है, ये जो यूथ है, ये मेरा है, बात खत्म। जब मेरा मान लिया जाएगा तब उसके लिए खान साहब एक और बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट देखते हैं, मैं कुछ आगे जी आऊंगी आपके पास। हम अगर इसी एसआई भर्ती परीक्षा की बात कर ली जाए, वैकेंसीज 850 के आसपास, एप्लीकेशंस 8 लाख, जो बच्चे बैठे वो 3.5 लाख। तो ये जो इतना बड़ा गैप है कि 800 की कुछ की वैकेंसी निकलती है और अप्लाई करने वाले 8 लाख होते हैं, ये तो मुझे लगता है कि ये किसी भी फील्ड में इतना बड़ा गैप नहीं होगा। तो एजुकेशन, गवर्नमेंट नौकरी हो, इसमें और एप्लीकेंट्स का ये जो गैप है, इसको क्यों नहीं फिल किया जा रहा है? बेसिकली मैम, मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि भाई ये एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, चाहे आप जॉब्स के लिए ले लीजिए या आप हायर स्टडीज के लिए ले लीजिए, बट ये वर्ड गलत है, ये एंट्रेंस नहीं है, ये एग्जिट एग्जाम्स हैं। आपने अभी कहा 1000 पोस्ट के लिए 8 लाख, लेकिन आप सोचिए, अभी बात नीट की हो रही थी, 40 से 50,000 गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 50,000 सीट्स के लिए 25 लाख। तो ये एग्जिट एग्जाम्स हैं कि आदमी को ये एहसास भी ना हो कि तुम्हें बाहर निकाला जा रहा है और तुम्हें एग्जिट भी कर दिया जाए। असल में अगर हमारे पास ऑप्शन ज्यादा हों, जॉब ज्यादा हों, तो अपने आप ही नंबर्स कम हो जाएंगे, अपने आप ही वो डाइवर्स हो जाएगा कि नहीं मुझे पुलिस में नहीं जाना है, मुझे दूसरे भी मेरे पास अवेलेबल हैं। यानी कि ऑप्शंस कम अवेलेबल हैं, एप्लीकेंट्स ज्यादा हैं, इसलिए गैप है। अगर हम उनको डिवाइड कर दें, आजकल तो गूगल का जमाना है, आप देख लीजिए कि दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका बच्चा, उनका यूथ कहाँ कहाँ बिजी है, कितनी चीजों में बिजी है। हमारे पास फार्मिंग है, सबसे बड़ी बात इस कंट्री की जो रिच है वो ये है कि हमारे पास हर तरह का मौसम अवेलेबल है। आप अगर पहाड़ों पे चले जाएं तो वहां पे आपके पास वेदर अलग है, रेगिस्तान में चले जाएं, फार्मिंग की आप जिक्र कर रहे हैं नूर नवाज खान जी, ऑर्गेनिक, कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने पर्सनली देखा है जो सब छोड़ छाड़ कर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, लेकिन फिर जब आप देश की आम जनता से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स इतने महंगे, ले तो ले कैसे। हर चीज में आप देखिए, महंगाई और बेरोजगारी, भले ही ये वो कंसर्न्स है जो हम चुनाव के दरमियान ही बात करते हैं, लेकिन ये हमारे रूट कॉजेज हैं खान साहब, जिसको हम अलग ही नहीं कर पा रहे हैं। सिमरन जी एक बात समझाइएगा, क्योंकि अटल जी इस बात पर जोर दे रहे थे कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है उसमें भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है। 2021 का मामला, 2025 में हम बैठे हैं, बहुत समय बीत गया। सिमरन जी। जी, समय तो लगेगा, क्योंकि जैसे अभी खान साहब ने कहा कि एक तो भर्तियां कम है, ये पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेगी, या स्पेशल ग्रुप्स भी अगर बनते हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, हमारी अगर रेशियो देखी जाए हमारे पॉपुलेशन पर पुलिस की, तो वो भी बहुत ही, जिसे कहते हैं, रेशियो खराब है। तो इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है। आप अगर कचहरी और कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक बहुत ज्यादा पेंडेंसी इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं इतने सालों में भी हमारी जो जजेस हैं और जो कोर्ट्स हैं, उनकी बढ़त उस रेट पर नहीं हुई है जितनी हमारी जनसंख्या की हुई है। तो वो मुद्दे हमारे बहुत ही बेसिक मुद्दे हैं जो जिनका हम
जिक्र नहीं करते हैं तो ये तो रहेगा ही कि ट्रायल चलता है, कई बार 10 साल चलता है। यहाँ तो मैं कहूंगी कि शायद 3 या 4 साल में अगर कोई ना कोई अरेस्ट हो गए हैं, चार्जशीट फाइल हो गई है, तो शायद ये थोड़ा सा स्पीडी ट्रायल कहूंगी इसको मैं, ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन ये सिस्टमिक फेलियर्स तो हैं ही हमारी जनसंख्या के हिसाब से। अटल जी एक बात समझाइएगा, जितनी भी चर्चा पॉलिटिकल लेवल पर होती है मूल रूप से परेशानियां एक ही निकलती है, बेरोजगारी, महंगाई, इन्फ्लेशन, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी है तो पैसे कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। इन बेसिक्स पर क्यों नहीं वर्कआउट कर पा रहे अटल जी हम? आप लोग देखिए इतनी बड़ी बड़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टेट्स आगे चले जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हम बहुत अच्छे जा रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर हम इकोनॉमी में जापान को पीछे कर देते हैं, एशिया में नंबर 2 पर हम आ जाते हैं। लेकिन जब आप आम जनता से बैठ के बात करेंगे तो आप इस गैप को देखिए, 850 वैकेंसी, 850 के लगभग वैकेंसी, 8 लाख एप्लीकेंट्स। और खान साहब यही कह रहे हैं कि अगर बाकी चीजें होती तो ये एप्लीकेंट्स बाकी चीजों में होते। अब कंचन जी, इस बात का जवाब मैं पॉलिटिकल एंगल से दूं या जो सच है वो ही बोलूं? आप सच बोलिए अटल जी। आप उसको तो आप ऐसे मानिए कि कुछ जगह खान साहब भी बोलेंगे कि सरकारी जो तंत्र को जिस तरीके से बनाया है वो नौकरियों, सरकारी नौकरियों को लेकर के बहुत ज्यादा एक होता है ना सिक्योरिटी की भावना, या बहुत अटैचमेंट्स, बहुत लविंग, उसका कारण है। एक बार आप किसी से भी क्योंकि मैंने भी बहुत सारी ये एग्जाम्स दिए और मेरे बहुत सारे मित्रगण भी हैं जिन्होंने यही एग्जाम्स में से हम गो थ्रू हुए, वहां पर सरकारी नौकरी के प्रति सामाजिक सोच का भी इम्पैक्ट है। आप एक बार बात करके देखिए, जैसे ही सरकारी नौकरी लगेगी क्या क्या बदलाव होगा उस व्यक्ति का, उसका सरकारी नौकरी में से आप ये सरकारी दफ्तरों में जाके देखते पहले, अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ, आप अभी आज के 10 साल पहले आप सरकारी जगह पे जाके देखते, आपको समझ में, आपको भी पता है, सबको पता है यहाँ पर जो भी बैठे हैं कि किस तरीके से ऑपरेट होता है सरकारी सिस्टम में। एक बार बस किसी को भी आना होता है तो उसके कारण वो सिक्योरिटी और थोड़ा सामाजिक वो सोच के कारण उसके प्रति लगाव है, पहली बात ये। दूसरा, आप कह रहे थे इन्फ्लेशन, आप एक बात बताइए, पिछले 20 साल का डेटा उठाइए आप और इन्फ्लेशन रेट बता दीजिए मेरे को कि अभी इन्फ्लेशन रेट क्या है और पहले क्या था। महंगाई की बात कर रहा हूं, रोजगार की भी बता दीजिए कि रोजगार पिछले 20 सालों में, मैं इसलिए कि स्पान बड़ा लेकर के, कि आप बता दीजिए, अपन जो भी बात करें वो डेटा पे करें तो फिर समझ में आता है। आपको लगेगा कि हाँ, इन्फ्लेशन अभी तो 4.9 तक आ गया है। आप इसी डेटा को आप 2000। अटल जी, महंगाई की अगर मैं बात करूं तो कई तो लोगों को बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल पाती हैं, सब्जियां महंगी है, मस्टर्ड ऑयल महंगे हैं, अपने में से कितने रिफाइंड ऑयल महंगा है, घी अगर सही होता है तो घी पर कोई खबर आ जाती है लोग डर जाते हैं, नॉर्मल घी नहीं। ये बेसिक चीजें, ये अटल जी, ये बेसिक चीजें, आप ऑर्गेनिक इंडिया की बात करते हैं, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जब खरीदेंगे तो वो कॉस्ट के बाहर आता है। तो मुझे लगता है एक स्ट्रक्चर की कुशाग्र जी कमी है। मैं आऊंगी, सबको लेकर के ही तो प्रतिशत की बात करते हैं। कुशाग्र जी, क्या आपको लगता है कोई, मतलब जो जिन चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है, आप कितना भी इस चीज को, इस फैक्ट को इग्नोर क्यों ना कर लें, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसे दरकिनार नहीं किया जाता है। अटल जी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नौकरी पर अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट के बावजूद भी मुझे लगता है बेरोजगारी और महंगाई आज की तारीख में भी, अगर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, और महंगाई तो बहुत है, इसमें कोई दो राहें होने ही नहीं चाहिए कि महंगाई नहीं है। ठीक है कुशाग्र जी, मैं आऊंगी। अटल जी बोलिए अटल जी। केवल एक बात, ये इतने सारे यहाँ मतलब शिक्षाविद बैठे हैं, इनसे ही आप बात कर लीजिए, 20 साल पुराना डेटा, तब बेरोजगारी और इन्फ्लेशन क्या थे और आज क्या है। ठीक है। अगर इसमें बहुत डिफरेंस आया तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप प्रतिशत में बात करना और वो डेटा मेरे को बता देना यहाँ से उठाया है। बताइए कुशाग्र जी, बोलिए।
देखिए कंचन जी, एग्रेसिव हूं मैं आज के डिबेट में, मैं मानता हूं ये, क्योंकि ना खून खौलता है। ऑनेस्टली मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, गुस्सा आता है, क्योंकि मैं खुद युवा हूं, मेरे को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, और मैं एक अच्छी एजुकेशन लेने के बावजूद जब मैं नौकरी की तलाश करता हूँ, नौकरी नहीं मिलती ना, तो बहुत गुस्सा आता है। और जब मेरा प्रधानमंत्री 2014 में ये बोलता है ना कि मैं 2 करोड़ नौकरी हम हर साल देंगे, और उसके बाद 2 करोड़ तो छोड़िए, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है हमारे एम्प्लॉयमेंट का, उसको भी हर तरीके से डिस्ट्रॉय करने की साजिश होती है, उसमें भी प्रॉपरली जॉब क्रिएशन नहीं होता ना, तब और ज्यादा कुशाग्र जी, गुस्सा आता है। राजनीतिक बात आप मत बीच बोलिए, बीच यहाँ में कोई मत भी नहीं बोलिए, मैं बोल आपको, रहा। आप क्यों बीच में आप ये बोल रहे हैं? कांग्रेस वाले मैंने आपको राजनीति बोला मत ना, बोलिए। अटल जी, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज कोई किसी के बीच में मत बोलिए। कुशाग्र जी, अटल आप अपनी जी, बात पूरी करिए। अटल जी, मोदी जी की तरह मन की बात नहीं, जनता की बात भी सुनना सीखिए। अब मैं आपको एक आंकड़ा मैं देता कहता हूँ, हूँ मन की 2019 बात में करो, बिजनेस अच्छा दो, लगेगा। हमारे भी मन की बात सुनिए, आप सुनने के लिए बैठे हैं, आपकी जवाबदेही बोलिए बनती कुशाग्र है यहाँ जी। पर। 2019 का डेटा था, 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा था, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट थी, अगर पढ़ना हो तो उठा के पढ़ लीजिएगा। सीएमआई की लगातार रिपोर्ट आती है कि किस तरह बेरोजगारी दर दिन कुछ भी प्रतिदिन तो आप बता बढ़ रही दीजिए है। ना, तो मैं झूठ हम बोल रहा हूँ? सब बिजनेस सुनने को स्टैंडर्ड का तैयार कौन हैं। झूठ अटल बोल रहा जी, है? ये तो एनएसएसओ एनराओ की की ये कहने की रिपोर्ट जरूरत नहीं। आई थी, अटल जी, एनएसएसओ की ये रिपोर्ट आई थी, जिसमें 45 साल में सबसे ज्यादा 2019 इन्हीं का की जो वो सरकार जिक्र में कर था। रहे हैं वो दर्ज की मणिपुर गई तो थी। नहीं, और ये कंचन जी, अब वो रिपोर्ट आई 50 हैप्पी थी। साल हो इंडेक्स के चुका है अंदर, कंचन जी, अब हैप्पी वो 50 इंडेक्स के साल हो अंदर चुका है। अफगानिस्तान और हाँ, हमसे दूसरी ऊपर आ चीज, जाता है, और सूडान दूसरी ऊपर आ चीज, जाता है। इन्होंने बात तो करी हैप्पी इकोनॉमी इंडेक्स की। की जो निकालते हैं वो ठीक है। आप आप हर देखिए अटल इंटरनेशनल जी, वो मेरी, मैं रिपोर्ट आऊंगी, बोलिए जो कुशाग्र जी, कि बोलिए। अटल जी मेरी आपसे एक इशू गुजारिश ये है, है। कृपया व्हाट्सएप छोड़ दीजिए और कुछ तथ्यों के बारे में भी बात कीजिए। आईएमएफ का डेटा उठा के देखिए, कंपैरेटिवली हाँ अगर हाँ, इन्फ्लेशन रेट, तथ्य आप ही हाँ के मैं खुद पास है। डेटा साइंटिस्ट हूँ प्रोफेशनली, तो आंकड़ों में मुझसे आप बहस मत कीजिए। आईएमएफ का और वर्ल्ड अच्छा, बैंक का डेटा उठा के आप देखिए, लास्ट 10 साल का, हाँ लास्ट 10 साल का जो डेटा है, एज पर इन्फ्लेशन आपको पता लगेगा 24 तक। अगर यूपीए की सरकार होती तो आज मोदी सरकार से कहीं अच्छा कर रही होती। ये मैं नहीं कर रहा, आईएमएफ का इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग ये डेटा। क्या कुशाग्र वेग जी, स्टेटमेंट है यार, अब क्या ये कुशाग्र स्टेट, जी, मैं आप आईएमएफ प्रतिशत को बता कोट दो कर रहा ना हूँ, मैं यार, अपनी कोई छोड़ो बात नहीं सारी कर रहा बात, हूँ। कुशाग्र उससे जी, आप पता हमारी चल बात जाएगा छोड़िए, अब तथ्यों पे क्या मेरे से कहता बहस है कर आईएमएफ लीजिए। कि आप जो जीडीपी में बात कर हम रहे हैं, कौन से जीडीपी की स्थान पे बात खड़े करते हैं। हैं, हम आपने इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर मैं बोल यूनिट रहा हूँ में महंगाई के इतना अंदर हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करा, हैं, और जो बताओ ना इन्फ्लेशन रेट प्रतिशत, की आप बात कर रहे हैं, बेरोजगारी चलिए प्रतिशत ठीक है, बताओ ठीक है, मैं आपको है। बताता हूँ इस बेरोजगारी के 50 साल का आप रिकॉर्ड तोड़ा है। अनस्किल्ड 50 प्रतिशत साल का बता दो, रिकॉर्ड आपकी स्किल्ड सरकार ने तोड़ा, बेरोजगारी की एनएसएसओ प्रतिशत की बता रिपोर्ट दो, है। मैं शहर नहीं का बोल रहा बता हूँ, दो, ये गांव का बता बीजेपी के दो। हेडक्वार्टर में आप रिपोर्ट नहीं बनी, इंटेलिजेंट हो, मैं मानता हूं, एनएसएसओ की लेकिन रिपोर्ट है। प्रतिशत बताओ। अटल जी, एनएसएसओ की रिपोर्ट है, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा आपकी सरकार ने बेरोजगारी का। और एनसीआरबी का डेटा है, सबसे ज्यादा युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन आपकी सरकार में करा है। ये मैं नहीं बोल रहा, अरे बोलो एनसीआरबी तो का सही। कह रहा है। अरे आप नहीं सुनो तो सही, आपको मेरे तो को कुछ सुनना ही नहीं है, स्टेटमेंट मेरे क्योंकि को आपका तो लाइनों में नहीं, व्हाट्सएप हाँ कॉल बोलो आता है। प्रतिशत, मैं लिखता आपको हूँ, आपके बोलो जोर एनसीआरबी से का डेटा बोलो। उठा के देखिए, बोलो कितना एनएसएसओ की प्रतिशत, रिपोर्ट कौन पता से है, अभी एनएसएसओ की इन्फ्लेशन रिपोर्ट कितना चल पता रहा है, है, आपको महंगाई दर एनएसएसओ की कितनी रिपोर्ट चल पता रही है, है, पेट्रोल एक का बात रेट पता बताओ, है, एक लाइन रूपी में, रूपी कोई 88 पर स्टेटमेंट है, नहीं। रूपी 88 पर है इस टाइम। कितनी चल रही है, सप्लाई चेन डिमांड की क्या आवाज नहीं आ वैल्यू रही। है अभी? आप सुनेंगे तो आवाज आएगी ना। अपने मन की बात क्यों करते हैं? जनता के मन की बात भी तो सुनिए, वो आपको सुननी नहीं है। आपको सिर्फ अपने व्हाट्सएप का ज्ञान आके या बोल रहे कुछ हैं नहीं सुनाई पेपर। दे रहा। कंचन जी, अब मैं आपकी सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। बोलिए पेपर कुशाग्र लीक जी। के ऊपर देखिए, आपके एलन राव सर ने भी ये बात बोली, और नूर सर ने भी एक ये बात बोली कि जब देखिए, ये तो एसआई की भर्तियां जो रद्द हुई है, इससे 859 पदों पर एक ये इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर आप अगर ओवरऑल सिस्टम को देखेंगे तो हम जुडिशरी में भी कम है, रिक्वायर्ड पद वहां भी बहुत जरूरी है। सीनियर पुलिस ऑफिसर हो, डिफेंस फोर्सेज हो, आज हर जगह पे शॉर्टेज चल रही है। और अगर इसी तरीके से पेपर लीक रेगुलर होते रहेंगे, जो कि पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 1,73,00,000 स्टूडेंट्स पे इसका इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ा है, तो इसकी जवाबदेही तो सरकार की है ना। 2014 से लेके 25 तक आप क्या प्रावधान लेकर आए कि पेपर लीक्स को, युवाओं के भविष्य को आप सुरक्षित करेंगे? आप इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? मैं अटल जी आपकी बात की प्रशंसा करता हूं कि आपने सरकार की अपनी कमियां मानी कि 2024 से 25 तक आप लोग इस पेपर लीक के खिलाफ एलन राव साहब, नहीं उठा पाए हैं। ये जो जब तक ये डिपार्टमेंट्स सरकार में की गैप जिम्मेदारी है, नहीं है, तो ये आऊंगी किसकी कुशाग्र जिम्मेदारी जी, है? आऊंगी आपके पास। ये जो डिपार्टमेंट्स में गैप है इतने सारे, कि क्यों किसी भी कारणवश 2021, जैसे कि नूर खान साहब ये बोल रहे थे कि 2021 की वो परीक्षा भर्ती का जो पूरा मैटर था, आज तक अगर इतने एसआई नहीं मिल पाए हैं तो ये सिस्टम का क्या रवैया है ये दर्शाता है।
और हर डिपार्टमेंट में, जैसे कि कुशाग्र जी जिक्र कर रहे हैं, जुडिशरी की बात हो, सिस्टम की बात हो, ब्यूरोक्रेसी की बात हो, क्या इंफ्रा नहीं है हमारे पास? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एग्जामिनेशन होल्ड करने का? या एग्जाम जब इतनी देश की इतनी बड़ी परीक्षा, नीट परीक्षा पर पेपर लीक का आरोप लग सकता है राव साहब, तो हर पेपर पे स्क्रूटनी की नजरें पड़ेंगी। क्योंकि ऑलरेडी हम मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स की भी शॉर्टेज है हमारे देश में काफी। जब पेपर मैं लीक आऊंगी होते कुशाग्र जी, एल एन राव जी से मेरा सवाल बोल है। रहे हैं आप, जरा किसी और की भी सुन लिया करो कुशाग्र जी। नो डाउट आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं, लेकिन किसी और का नंबर हो तो बीच में मत बोला करें प्लीज। मैं कंचन जी एक बात बड़ी स्पष्ट बता देता हूँ कि यहाँ पर इच्छा शक्ति की बात है, पॉलिटिकल विल की बात है। जब सरकार कोई चाहेगी तो डेफिनेटली हर चीज हो सकती है, नो डाउट। यहाँ पर एक तरफ तो अभी सिमरन जी ने भी कहा कि जुडिशरी में ऑफिसर्स की कमी, आई एग्री। मैं 11 साल से वकालत भी कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि कितने जजेस की कमी है, और आप मेरे को क्या सभी को मालूम है। और इसी वजह से डिले हो रहा है, सारा जो सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम स्लो चल रहा है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जजेस की अलावा दूसरे जो अभी सब इंस्पेक्टर्स की बात की आपने, 2021 के सब इंस्पेक्टर की भर्ती अब रद्द हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि 21 से 25 तक कोई भर्ती नहीं हुई, उसके बाद हर साल भर्ती हर डिपार्टमेंट में होती है, तो होती रही है। लेकिन ये वाली जो भर्ती थी वो इंक्वायरी हुई होगी या कोई इसमें एलिगेशंस लगे होंगे, इसलिए डिले हुई है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली हर चीज में हर जगह पर कमी है। और हम एक तरफ तो ये कहते हैं बेरोजगारी है, रोजगार मतलब हमारे पास आदमी हैं, हमारे पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे जजेस बनने के काबिल आदमी हैं, लेकिन भर्ती क्यों नहीं कर रहे? एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे पास बेरोजगारी है हमारे पास, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे पास वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, तो क्यों नहीं फिलअप की जाए? तो यहाँ पर मैं कहता हूँ सरकार की इच्छा शक्ति की बात। कोई भी सरकार अगर इसको प्रायोरिटी पे लेगी बेरोजगारी को, तो जब हम कह रहे हैं कि शॉर्टेज है तो उसको फिलअप क्यों नहीं करते? मैं सालों से देख रहा हूँ, हमारे यहाँ पुलिस में भी, दिल्ली पुलिस में भी अभी काफ़ी वैकेंसीज हैं, हर साल भर्तियाँ होती है, लेकिन क्यों नहीं जितनी वैकेंसी हैं उतनी पूरी एक बार भी फिल कर लें। जो अपने जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं, जो ये जितने आते हैं, वो कम से कम हमारी बेरोजगारी कुछ तो कम हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, और हम सबको मिलकर इस बात को बड़ा स्ट्रोंगली करना चाहिए कि ऐसे युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, बेरोजगारी दूर हो, और हम हमारी सबकी यही इच्छा है। और अभी शायद यही ये छात्रों की बात को लेकर हम फिर महंगाई पे भी चले गए, वो अलग बात है कि जो पॉलिटिकल जब होते हैं तूतू में तो फिर वो कई चीजें और इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हमारा आज का जो उद्देश्य है वो यही है कि छात्रों के साथ में ये जो खिलवाड़ होता है इसको बंद किया जाए। नूर खान साहब एक बात समझाइएगा, और मुझे लगता है कि आप हमारे व्यूअर्स को भी एक इंसाइट दीजिएगा। जैसे हम जॉब क्रिएशंस की बात कर रहे हैं, क्या इतना आसान होता है गवर्नमेंट लेवल पर न्यू गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट करना? एक तरफ तो राव साहब ये कह रहे हैं कि जितनी हमारे पास जॉब्स हैं हम उनकी भी भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले तो इस सिस्टम को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और दूसरा, क्योंकि लगातार ये बात सामने आती है कि और जॉब क्रिएशन होना चाहिए, सरकार भी आत्मनिर्भर भारत पर कितना जोर दे रही है ये भी हम देख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है, क्योंकि आप एक मेंटोर हैं, कि हमें अपने देश के युवाओं को अगर हम ये सिखा रहे हैं कि सरकारी नौकरी, जैसे कि अटल जी कह रहे हैं कि एक इमोशनल अटैचमेंट होती है सरकारी नौकरी से, क्या हमें देश के युवाओं को इस ओर नहीं आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं, आत्मनिर्भर भारत में आप योगदान दीजिए, आप एंटरप्रेन्योरशिप में आइए? लोग आज के युवा क्यों व्यापार को वो तूल नहीं देते हैं, या सरकारी नौकरी के क्या बेनिफिट्स या एडवांटेजेस या सिक्योरिटी इतनी होती है कि वो व्यापार का रिस्क लोग नहीं उठाना चाहते हैं? देखिए, बात अगर जॉब क्रिएशंस की है, तो जॉब क्रिएशंस के लिए आपको कुछ चीज़ें डेवलप करनी, डिपार्टमेंट्स डेवलप करने, कंपनी डेवलप करनी है, प्रोडक्ट्स डेवलप करने। हम तो आजकल कम करते जा रहे हैं। रेलवे की हम बात कर लें, इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, लास्ट आपने एक वो रखा था कि भाई स्कूल्स बंद हो रहे हैं, तो स्कूल जब बंद होंगे, मर्ज होंगे, तो जॉब्स क्रिएट होंगी या जॉब्स कम होंगी? मैंने ये कहा था कि स्कूल बंद हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स नहीं खत्म हुए हैं, स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूशन से निकल के पब्लिक स्कूलों में चले गए। पब्लिक स्कूल तो बहुत बढ़ रहे हैं, जहां नहीं थे, शहर में नहीं थे, गांव में भी आ गए, कस्बे में भी आ गए। तो जनरल स्टोर्स की बात करूं, जनरल स्टोर्स बहुत हो गए। पहले शायद सरकारी हुआ करते थे, कुछ दुकानें हुआ करती थी। मैंने देखा है कि जब मैं आया था दिल्ली तो प्याज भी उन पे बिका करता था, क्या कहते थे उन्हें। तो आप क्रिएट करना चाहें, बात सारी की सारी आ जाती है नीयत की। आप क्रिएट करना चाहें, आज ही कर देंगे।
ना करना चाहें तो फिर हम सेना में भी कटौती कर लेंगे। मैं माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब हमारी सबसे बड़ी सोच, मैंने शुरुआत यहां से करी थी कि सिस्टम अगर टूवर्ड्स द कंट्री होगा, टूवर्ड्स द सिटीजन होगा, टूवर्ड्स पार्टी नहीं होगा, टूवर्ड्स पर्सनलाइज नहीं होगा, तो फिर हम बात करेंगे सिटीजन की और हम अच्छा करेंगे। समय की कमी है मेरे पास। खान साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी इंसाइटफुल बातें रखने के लिए। मुझे उम्मीद है जो राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से सामने आया है, हालांकि पेपर लीक का मामला है और सवाल यही खड़ा होता है कि आज भी हमारे देश में अगर बड़े से बड़े एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो जाते हैं तो क्या ये सिस्टम जो गलत कर रहा है उसकी लड़ाई है उस सिस्टम से जो इन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है? क्या ये सिस्टम वर्सेस सिस्टम चल रहा है? इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली।